लगभग एक महीने पहले हमें देसी हिप हॉप में सबसे ब्रूटल बीफ देखने को मिला। Little Bunty, Daddy's home. बार बार कॉल क्यों आ रहा है तेरी माँ का? रुक अभी फोन को फ्लाइट मोड में डालता। छोटे come out to play. तेरी माँ औरत और बाकी सब लोग औरत नहीं। अब तेरी माँ का नाम खराब करूंगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि देसी हिप हॉप क्या है और बीफ क्या है। अगर नहीं पता तो आपको बता दूं कि देसी हिप हॉप एक टर्म है जो साउथ एशियन कंट्रीज के हिप हॉप सीन को रिप्रेजेंट करता है। वेस्टर्न हिप हॉप सीन बहुत पॉपुलर हो रहा था 2000 से 2005 के आसपास, और तभी हमारे यहाँ के कुछ रैपर्स ने वेस्ट में हिप हॉप को फॉलो किया और हिंदी, पंजाबी और उर्दू रैप को पॉपुलर करके उसका एक टर्म बना दिया देसी हिप हॉप। वही में पाजी वॉज द वन जिन्होंने इस टर्म को इन्वेंट किया एंड फ्रॉम देयर ऑन देसी हिप हॉप के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई सेट हो गए। बहुत होगी हिस्ट्री की बातें, अभी आते हैं प्रेजेंट पे। अभी आते हैं कृष्णा और एमिवे के बीफ पे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे इस बीफ की फंक्शनिंग हुई, ऑडियंस पे क्या फर्क पड़ा, कौन जीता, कैसे जीता और इस बीफ ने देसी हिप हॉप सीन को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। 2018 में जब एमिवे और रफ्तार के बीच में डिस हुआ, देसी हिप हॉप या फिर इंडियन हिप हॉप अकॉर्डिंग टू एमिवे को बहुत ज़्यादा हाइप मिली एंड एमिवे टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट ब्रूटल रैपर इन द सीन। रफ्तार के पास फैक्ट्स थे लेकिन एमिवे के एग्जीक्यूशन के सामने उसको हार माननी पड़ी। मल्टीपल डिस्ट्रैक्ट्स बनाए एमिवे ने और डिस ओवर होने के बाद भी सबलिमिनल शॉट्स बहुत बार चलते रहे। वैसे हिप हॉप इज़ ऑल अबाउट टेकिंग शॉट्स ऑन कॉम्पिटिटर्स, चाहे वो वेस्टर्न हिप हॉप की बात हो रही हो या इंडियन की। मेन स्ट्रीम रैपिंग इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिंग व्हाट यू हैव गॉट एंड व्हाट योर कॉम्पिटिटर डजंट। इसमें पर्सोना का फैक्टर बहुत कम होता है। तो जब रफ्तार और एमिवे के बीच में बीफ हुआ, हिप हॉप इंडस्ट्री को बहुत हाइप मिली और एमिवे के अकॉर्डिंग इस बीफ ने अंडरग्राउंड सीन को मेन स्ट्रीम बनाया, बट एक्चुअली दिस वॉज नॉट द केस। जब भी दो पार्टीज या ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स में कोई कंपटीशन होता है, ऑडियंस हमेशा एक्सट्रीम चली जाती है, स्पेशली हमारे रीजन की। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म है, ऑब्वियसली वेस्ट में भी है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे इन रैपर्स के इमेच्योर फैंस बन जाते हैं जो अपने फेवरेट रैपर के अगेंस्ट कोई भी आए वो उसको एक्सट्रीम हेट देना शुरू कर देते हैं। एकदम डीपली समझते हैं इसको, लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा कि ये बीफ शुरू कैसे किया गया और किस पर्सपेक्टिव से लोगों ने इसको देखना स्टार्ट किया। 2019 में कृष्णा ने एमिवे को डिस किया एंड ही डिड नॉट रिप्लाई। उस टाइम पे एमिवे ऑलरेडी हाइप में था और उसके लिए रिप्लाई करना नेसेसरी नहीं था, लेकिन अब 2-3 साल बाद जब बीफ गेम एकदम ठंडा पड़ गया तब एमिवे डिसाइडेड टू रिप्लाई और उसने 2 अप्रैल 2022 को एक डिस ट्रैक डाला नेम्ड चुसम्बा। इट वॉज अ ब्रूटल ट्रैक एंड दिस ट्रैक इंट्रोड्यूस सो मच वल्गैरिटी इनटू द सीन। कृष्णा रिप्लाइड विद हिज डिस ट्रैक लिल बंटी। ये बहुत लॉजिकल और लाइट डिस था और इसी ट्रैक से ऑडियंस को कृष्णा का वो लिरिकल जीनियस फिर से दिखने लगा। कृष्णा को लिरिकल रैप के लिए जाना जाता था एंड दिस टाइम ही वाज डायरेक्टली बीफिंग विद एमिवे, जो बीफ गेम में हमेशा हाइप्ड अप रहता है। और अपने जॉनर के 2 सबसे बड़े आर्टिस्ट एक दूसरे के सामने खड़े थे तो मामला हीटअप तो होना ही था। और वही हुआ। डिसेस के चक्कर में चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो गई कि किसी ने सोचा भी नहीं था। कृष्णा ने अपने सेकंड डिस में मैटर म्यूजिक से बाहर जाने की धमकी दे दी बिकॉज एमिवे काफी पर्सनल चला गया। आपके बारे में बोलेगा, इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा। एक और बार बोल उनके बारे, मामला रैप के बाहर ही जाएगा। और जब कृष्णा ने घर तक आने की धमकी दी, एमिवे ने बहुत इंस्टेंट रिस्पॉन्ड किया बिकॉज ही वॉज ट्रिगर्ड। और किसी बैटल में, स्पेशली आर्ट फॉर्म में, जब एक बंदा ट्रिगर हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली वो उसको हारेगा, क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा कर देगा जिसके लिए उसको बाद में रिग्रेट होगा। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही एमिवे ने किया। जल्दबाजी में उसने अगले डिस का पोस्टर लॉन्च कर दिया, फिर उसको हटाकर दूसरा डाला और जब डिस आया तो वो इतना वल्गर था कि एमिवे ऑलमोस्ट कैंसिल होते होते बचा। एक ही गाने में उसकी हिपोक्रेसी दिखी, उसका लो टेम्पर दिखा और जो बार्स वो सुनाना चाहता था उनको किसी ने नोटिस ही नहीं किया। और मेरे ओपिनियन में दिस वाज कृष्णास प्लान टू ट्रिगर हिम, और ट्रिगर होते ही उसने वैसा ही किया जो नहीं करना चाहिए था। और कुछ भी बोलो, कृष्णा के पास बैकअप है और बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप है। अंकित खन्ना ने ट्विटर पे #शेम ऑन एमिवे ट्रेंड करवा दिया एंड पीपल गेव सो मच हेट टू एमिवे। मैं तेरे को एक बात बोलूं, देखो एक तुम ध्यान से सोचो, अगर उसमें इतना पैनिक है, अगर तुम नोटिस करो उसका सबसे बड़ा पैनिक क्या है? सबसे बड़ा पैनिक है ये तो लिरिकली खत्म हो गया तभी तो हाथापाई पे आ रहा है, ये है वो है। अभी पहले तो वो दोनों तरीके से डरा हुआ है कि अगर गाने से आए तो गाने से भी, और अगर ऑन स्ट्रीट आए तो उससे भी। तो उसका पैनिक दिख रहा है अभी, पता है। और ऐसे में ना आदमी, सामने वाला आदमी बहुत गलतियां करता है, तो उसको करने दो ना। अभी वो 2-4 गलतियां और करेगा और मजा आएगा अपने को। फाइनली उसको अपनी गलती रियलाइज हुई और उसने उस ट्रैक को यूट्यूब से हटा दिया एंड पब्लिकली अप्रिशिएटेड कृष्णा इन हिज IG स्टोरी। ये खन्ना मेरी बात सुन गन्ना, जैसा तू ये लोग के पीछे बैठे जा ना बन के, जो तू ये लोग का बैकअप बन के बैठे ना उन लोग को, जो तू बन रहा है कि हाँ मैं हूँ बैकअप, वैसा अपने पीछे भी कोई बैकअप है। चूतिए नहीं बैठे ले इधर पे, समझा? तो म्यूजिक बना रहा हूँ, मैंने कभी तुम लोगों को बोला नहीं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कभी कुछ नहीं बोले लो। मैं हमेशा रैप म्यूजिक बनाया हूँ, जो भी है रैप तक रखा हूँ, कला तक रखा हूँ।
बीफ में भी मैं कला तक रखा, चुसम्बा डाला उसमें, मैंने ना किसी के माँ पे गया, ना किसी के बहन पे गया, ना किसी के आइटम पे गया, चुसम्बा डाला, उस तक अटैक किया। और तुम लोग 2.5 साल से 3 साल से मेरे पीछे लगे ले, कंटिन्यू पोक 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 पोक। चीज़ें सॉर्ट तो नहीं हुई हैं, लेकिन इतने कुछ इवेंट्स हो गए हैं कि हम ऑडियंस पे इसका इम्पैक्ट समझ सकते हैं। अब इस बात से तुम एग्री करते हो कि नहीं करते हो ये तो नहीं पता, लेकिन मैं मानता हूँ कि अपनी ऑडियंस बहुत रिजिड है और काफ़ी जगहों पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सुप्रीम मानकर बैठ जाती है। और हिप हॉप में भी ये ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। ये ध्यान में रखना कि मैं सिर्फ कुछ मेन स्ट्रीम रैपर्स की बात कर रहा हूँ। तो इस पार्ट ऑफ ऑडियंस में बहुत टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, और जब ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें वल्गैरिटी हो तो ऑडियंस की ये टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। कमेंट सेक्शन में गालियाँ, ट्रोल्स बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब आप खुद ही सोचो कि 2 आर्टिस्ट एक दूसरे से लड़ते हुए ये सब करने लग गए तो उनकी इमेच्योर ऑडियंस तो कमेंट्स में गालियाँ देगी ही और हेट तो बढ़ेगा ही। तो ऑडियंस पे इसका इम्पैक्ट यही हुआ कि इनके सुपर फैंस ने माहौल टॉक्सिक कर दिया। एक चीज़ ये भी है कि इंडियन रैपर्स जब गालियाँ देते हैं उनको बिलो द बेल्ट कह दिया जाता है, और वेस्टर्न रैपर्स की तो पहचान ही मदरफकर से है। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है और ऑब्वियसली ये जस्टिफाई नहीं करता है किसी भी चीज़ को। दोनों ही बिलो द बेल्ट हैं, बस परसेप्शन का फ़र्क है। अब देखो, कोई भी इंडस्ट्री कब फ्लरिश करती है? जब उसके अंदर नए नए टैलेंट्स निकल कर आते हैं। तो अपनी अंडरग्राउंड म्यूजिक इंडस्ट्री भी तभी आगे आएगी जब इसके अंदर टैलेंट आएगा, वो भी भारी मात्रा में। लेकिन जब ऐसे बीफ होते हैं तो हिप हॉप को हाइप तो बहुत मिलती है, लेकिन फिर सारे उभरते हुए आर्टिस्ट को एक हैक मिल जाता है जल्दी सक्सेसफुल होने का। सक्सेसफुल भी नहीं बोलेंगे, बस कुछ नंबर्स चेज करने का। और वो अपने लेवल पे एक दूसरे को रैप के नाम पे गाली गलौज करके फेमस होने की सोच लेते हैं, और ये फैक्टर सबसे ज्यादा नेगेटिव है देसी हिप हॉप के फ्यूचर के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। जब भी आर्टिस्ट के बीच में डिस बैटल होती है, ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जिससे आर्टिस्ट को नंबर तो दिखते हैं, लेकिन कभी कभी वो आर्टिस्ट उन नंबर्स को चेज करने का सोचने लगता है, और उसमें फिर वो एमईवे की तरह वल्गैरिटी को इंट्रोड्यूस करता है। नो डाउट एमईवे के गाने बहुत अमेजिंग हुआ करते थे, लेकिन आजकल वो वाइब मिसिंग है, बस गालियों से काम चला लेता है। और कृष्णा का लिरिकल गेम जो नेक्स्ट लेवल पहले से था, अब उसको मास में ऑडियंस मिल गई। बहुत सारा क्रेडिट तो रोहन करियप्पा को भी जाता है इसमें। जोक्स अपार्ट, कृष्णा ने डिस गेम में अपने लिरिक्स की वजह से सुप्रीमेसी हासिल कर ली है, और ऊपर से इतने स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेबल का पार्ट है, तो एमईवे को तो हार माननी पड़ी। इससे एक लेसन निकल कर आता है कि अगर आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट खड़ा है विद वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप, आपको ट्रिगर होकर इंस्टेंट एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि फिर रिग्रेट्स होते हैं ऐसे मोमेंट में। और यहाँ पे एक फिनोमेना भी यूज़ हुआ है जिसकी बात मैंने अपने मुंबई के निखिल वाले वीडियो में करी थी, कि कैसे आपकी एक कमजोरी का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप उस बात से ट्रिगर हो जाते हो। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो भी हुआ वो फन तो डेफिनेटली था, लेकिन ऑडियंस को टॉक्सिसिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था कि कहीं भी फालतू हेट ना फैल रहा हो, और इसमें कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस थोड़ी सी फेल हो गई। आई होप यू गोट सम लेसन्स फ्रॉम दिस वीडियो, और मेरा ओपिनियन भी पता चल गया होगा आपको। आप लोगों में से बहुतों को जानना था। अभी अगला वीडियो जल्दी आएगा, इतने आप लोग ये देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।